अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आब और आतिश पार्ट 6। लॉन में वो चहलकदमी करते हुए सिगरेट की कश लगा रहा था। फिज़ा में एक खामोशी तारी थी जो बेल की आवाज़ ने मुतासिर कर दी। वो चहलकदमी करते हुए दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिर उसे नीचे फेंक कर पाँव से कुचल दिया। उसके मुंह से अभी भी धुएं के बादल फिज़ा में शामिल हो रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक नौजवान लड़का रेड कलर की हाफ बाजुई शर्ट पहने खड़ा था, जिसके ऐन वसत में इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट लिखे थे, TCS। उसने इस्तफ़हामिया नज़रों से उसका जायज़ा लिया, जिन्हें वो फ़ौरन समझ गया। आतिश के लिए एक लेटर है, उसने तबस्सुम के साथ कहा। जी, मैं ही आतिश हूँ। उसका जुमला मुकम्मल होते ही कहा, यहाँ साइन कर दे। अपने हाथ में मौजूद एक कागज़ और एक चिट्ठी उसके हाथ में देते हुए कहा। आतिश ने उससे दोनों चीज़ें ली और कागज़ पर अपने साइन करने के बाद वापस कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ मज़ीद कहता, आतिश ने दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद कर दिया। वो पलटा और हैरत से उस लेटर को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चिट्ठी किसने भेजी है। देखने में सिर्फ एक कागज़ था, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लग रहा था। उसका इज़्तिराब अब बढ़ने लगा। मज़ीद कुछ सोचने के बजाय उसने लिफाफे को किनारे से फाड़ा, अंदर से एक कागज़ बाहर निकाला। बिल्कुल साफ शफाफ कागज़ था। उसे वहाँ कुछ लिखा हुआ नज़र आया। उसकी हैरत में इजाफा हो गया, मगर जो ही उसने कागज़ को पलटा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे के तासुर एकदम तब्दील हो गए। वो कागज़ उसके हाथों से नीचे गिर गया। वो कागज़ हवा के परों पर सवार होकर ज़मीन पर आने लगा, मगर उसके हाथ अभी भी हवा में मुतल्लिक थे। कागज़ ने एक पल के लिए उसके कदमों का बोसा लिया और फिर पलटकर ज़मीन बोस हो गया। नीली रोशनाई से खुशखती से उस पर लिखा हुआ था, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है आतिश। शाइस्ता किचन में शाहीन बेगम के लिए अंडा बनाने के लिए दाखिल हुई। रेफ्रिजरेटर से 2 अंडे निकाले और चूल्हे के पास लाकर रख दिए। अलमारी की तरफ बढ़ते हुए उसने अपने बिखरे बालों को बांधा और वहाँ से एक प्याली निकालकर शेल्फ पर रखी। इतने में वहाँ अब्दुल रहमान पानी पीने आया और शेल्फ के ऊपर बैठते हुए पानी मांगा। शाइस्ता ने खामोशी से पानी लाकर दिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आप हमेशा से इतनी कमगो है? उसकी तरफ देखते हुए उसने पूछा। शायद, रिवायती जवाब। अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पानी पीने के बाद गिलास शेल्फ पर रख दिया और बच्चों की तरह टांगे हिलाने लगा। जी पूछे। तेल गर्म होने की आवाज़ आने लगी। आतिश और आप के दरमियान कुछ अनबन चल रही है ना? ये सुनने की देर थी कि उसके हाथ में मौजूद पानी का गिलास गिर गया। ख्याल से भाभी। शेल्फ से उतरकर उसने जग उठाया। मैं ठीक हूँ, आप छोड़ दें, मैं कर लूँगी। उसके लब हकलाने लगे। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है आप दोनों के दरमियान। बताइए मुझे, क्या कहा आतिश ने आपसे? जग को शेल्फ पर रख दिया। वो अंडा फेंटने लगी। कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है, उसने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपकी नज़रों में साफ साफ उस शख्स के लिए डर देख सकता हूँ। आप क्यों उससे डरती है? वो इंसान है, कोई जल्लाद नहीं जो आपको मौत के घाट उतार देगा। कोई बात है तो मुझे बताइए, हो सकता है उसका हल मेरे पास हो। उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं कहा ना। उसके बाल उसकी आंखों के सामने आ गए। यही बात मेरी तरफ देखकर कहे। उसने शाइस्ता को शानों से पकड़कर अपनी तरफ किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो टुकटुकी बांधे दरवाजे को तकने लगी। अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आतिश खड़ा था। उसने अपने हाथ शाइस्ता के शानों से पीछे किए। आतिश गुस्से में आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? जबड़े भींचते हुए उससे कहने लगा। आतिश, देखो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आतिश ने उसको झटका दिया। जलील इंसान, मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दीवार की तरफ झटका दिया। आतिश, छोड़िए इन्हें, शाइस्ता ने मदाखलत की। तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। उसे शेल्फ की तरफ ढकेल दिया। पहले उसे तो देख लो। बेगैरत इंसान को अपनी भाभी के साथ रंगरलियां मनाते हुए शर्म नहीं आई? उस दिन का गुस्सा वो अपने अंदर दफनाए हुए था और मौके की तलाश में था कि कब वो अपने अंदर ठाटे मारते लावा को बाहर निकाले। आज उसे मौका मिल गया था। वो अपने दिल की भड़ास अपने हाथों और लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर निकाल रहा था। बस आगे एक लफ्ज़ नहीं। अपने ऊपर लगाया बेबुनियाद इल्ज़ाम उसे तैश में ले आया। उसने उकाबी नज़रों से आतिश की तरफ देखा। मुझे आंखें दिखाता है? मुझे? आतिश को तू जानता नहीं है मुझे। उसका गिरेबान पकड़कर उसे झपटा। तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। इतनी नीच सोच तुम जैसे घटिया इंसान के दिल में ही आ सकती है। मुझे घटिया कहता है? मुझे? उसे दीवार के साथ दे मारा।
घटिया मैं नहीं, घटिया तू है, उसके गिरेबान को पकड़कर नोचा। पहले मेरी बीवी के साथ रात भर रंगरलियां मनाता है और फिर दिन दहाड़े उसके साथ रोमांस करता है, जबड़े भींचते हुए कहा। ये सुनकर अब्दुल रहमान को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या कह रहा है। देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और वो आपकी गलतफहमी थी। एक बार फिर उसने मदाखलत की, मगर आतिश ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे चूल्हे की तरफ ढकेल दिया। उसका हाथ गर्म पैन से जा टकराया। आह! दर्द भरी आवाज़ निकली। आतिश अब्दुल रहमान ने उसको पीछे झटका दिया और फिर फिलफोस शाइस्ता की तरफ दौड़ पड़ा। बहुत दर्द हो रहा है, अपनी महबूबा को इसे सकते देखकर गुस्से में गुर्राया। जमालुद्दीन और नानी जान शोरगुल की आवाज़ सुनकर किचन में आ मौजूद हुए। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? जमालुद्दीन ने पूछा। नानी जान और जमालुद्दीन ने वहाँ देखकर शाइस्ता ने अपना हुलिया दुरुस्त किया। अब्दुल रहमान ने बताने के लिए अपने लब हिलाए, अंकल, मगर शाइस्ता ने मदाखलत की। कुछ नहीं अब्बू जान, बस अंडा बनाते हुए हाथ जल गया था। अब्दुल रहमान को हाथ के इशारे से सच्चाई बताने से रोका। और तुम क्या कर रहे हो आतिश यहाँ? नानी जान ने पूछा, मगर उसकी आंखें अब भी दहक रही थी। उसके अंदर का लावा अब भी ठाटे मार रहा था। वो कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। अजीब लड़का है, बीवी का हाथ जला और उसे कुछ परवाह ही नहीं, नानी जान ने कहा। अगर परवाह होती तो आज वो आतिश ना होता, बेबसी से जमालुद्दीन ने कहा। बेटा, तुम बहू को क्रीम लाकर दे दो, कुछ फर्क पड़ जाएगा। जमालुद्दीन और नानी जान किचन से बाहर आ गए। उनके जाने के बाद अब्दुल रहमान ने इस्तफहामिया अंदाज में शाइस्ता की तरफ देखा। आप जाइए, मैं खुद मरहम लगा लूँगी। ये कहकर अपने आप को काम में मसरूफ़ करने की नाकाम कोशिश की। इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को बताया ही नहीं, और अब आपने अंकल और दादी जान को सच्चाई बताने से क्यों रोका? वो गोया हुआ। सच्चाई बताने से क्या होता? आतिश के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो जाता। बिना देखे जवाब दिया। मगर वो आपके किरदार पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। कम से कम आपको अपनी इज्जत नफ्स के लिए तो लड़ना चाहिए था ना। यूँ खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे इसकी हालत पर तरस आ रहा था। अब तो आदत हो गई है बेबुनियाद इल्ज़ाम सहने की, तंजिया कहा। वो शख्स आपकी पाक दामनी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। उसने बात पर जोर दिया। शायद आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि आतिश ने आपके किरदार पर भी उंगली उठाई। उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माजरत करती हूँ। उसके सामने हाथ जोड़े। ये आप क्या कर रही है? मैं आपको ना ही हाथ जोड़ने की ज़रूरत है और ना ही माफ़ी मांगने की। उसके हाथों को नीचे करते हुए बोला। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मैं तो 1-2 दिन का मेहमान हूँ, मज़ीद हूँ। इसके बाद मैं चला जाऊँगा, मगर आप इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है, जैसे शादी की पहली रात से आज तक गुजार रही हूँ, तंजिया कहा। आतिश फ्रेश होने के बाद सफ़ेद बनियान और ट्राउज़र पहने वॉशरूम से बाहर आया। उसके हाथ में तौलिया था। पानी के कतरे अब भी उसके गीले बालों से टपक रहे थे, जिन्हें वो तौलिए से साफ कर रहा था। आईने के सामने आकर उसने तौलिए को बेड पर फेंका और कुछ देर आईने में खुद को देखने के बाद वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। अभी उसने अलमारी खोलने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि मोबाइल की रिंग उसके कानों में गूंजी। वो कुछ सोचते हुए मोबाइल को उठाने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वो अभी 2 कदम ही चला था कि फ़ोन कट गया। वो आगे बढ़ने की बजाय वापस पलटा और अलमारी से ब्लू टी शर्ट निकाली, हैंगर को दोबारा अलमारी में रखकर अलमारी लॉक की और आईने तक जाते हुए वो टी शर्ट पहन चुका था। एक बार फिर मोबाइल की रिंग हुई। इस बार मैसेज की टोन थी। वो आगे बढ़ा और मोबाइल उठाकर मैसेज रीड किया। एक बार फिर उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसके खिले चेहरे पर 12 बज गए। उसने दोबारा मैसेज रीड किया। अननोन नंबर से मैसेज आया था। कौन भेज सकता है? कौन है ये? अपने आप से कहा। रात की स्याही ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर इस स्याही में भी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू चांद की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। वो ख्यालों की दुनिया में ऐसी महू थी कि आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ खबर न थी। अपने चेहरे को कुर्सी की टेक से टिकाए हुए वो मुसलसल चांद को घूर रही थी। उसके दिलो दिमाग में आतिश के बेबुनियाद इल्ज़ाम महोर रक्स कर रहे थे। पहले मेरी बीवी के साथ रात भर रंगरलियां मनाता है और फिर दिन दहाड़े उसके साथ रोमांस करता है। मबहम सी तस्वीर सी उसकी आंखों के गिर छा गई। वो इन बातों को याद नहीं करना चाहती थी, मगर वो अल्फाज इससे अंदर से इतना घायल कर चुके थे कि वो ना चाहते हुए भी उनसे पीछा छुड़ाना मुहाल हो गया था। उसके हाथों में मौजूद मोबाइल पर आरजे की आवाज़ भी उसके गम को हल्का करने में नाकाम रही। एक सोच उसे दुनिया से किनारा कर रही थी तो दूसरी उसी दुनिया की तरफ ढकेल रही थी। जब दिल मुसलसल आंसू बहाकर हलकान हो गया तो उसने आंसू साफ करते हुए दोबारा मोबाइल पर आरजे की गुफ्तगू पर ध्यान दिया।
इन आंसुओं को बहाकर ज़ाय नहीं करना चाहिए। आंसुओं के बहाने से खुद को तकलीफ पहुंचती है। आंसू बहाने से उन लोगों का कुछ नहीं जाता जो उसकी वजह बने। अगर उन्हें आपके आंसुओं की कदर होती तो वो आपकी आंखों में आंसू आने ही ना देते। आरजे की बातें एक बार फिर अश्कों के बहने का मौजब बन गई। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है मगर उसकी बातें उसकी यादों की तरह जिंदा जावेदा रहती हैं। शायद उन्होंने आबे हयात पी रखा है या फिर उनका फना से कोई ताल्लुक ही नहीं। मध्यम सा म्यूज़िक फ़िज़ा में अपनी तासीर बिखेरने लगा। जाने का वक्त हो चुका है मगर जाने से पहले आज की नज़्म आपके हुजूर पेश खिदमत है। इस दुनिया में ख्वाब न देखो, गर जो देखे तोड़ दो उनको। दिन की बातें चुभे मुझको, रात की यादें सताए मुझको। तेरी आंखें रुलाए मुझको, तेरी सांसें सताए मुझको। आँख पे चल के पाओ तुझको, दर्द के साहिल पर देखूं तुझको। मैं आब हूँ ये लगे तुझको, मेरा वजूद एक पल भी ना भाया तुझको। मैं जाऊँ भी तो जाऊँ कहाँ छोड़ कर तुझको। पूरी नज़म जैसे उसकी ज़िंदगी की अक्कासी कर रही थी। एक एक लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श कर रहा था। वो नज़म पूरी होने के बाद उसके सहर में गिरफ्तार थी। शाहीन बेगम की आंखें पुरनम थी। आतिश और जमालुद्दीन की गुफ्तगू रात की तन्हाई में भी उसके कानों में गूंज रही थी। आतिश की बातें उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। करवट की आवाज़ से जमालुद्दीन की भी आँख खुल गई। तुम अभी तक जाग रही हो? टेबल लैंप जलाया। बस वैसे ही, नींद नहीं आ रही थी, आंसू साफ करते हुए कहा। जमालुद्दीन ने ठंडी आह भरी। आतिश के बारे में सोच रही हो ना? दीवार की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लैंप बंद कर दे, रात काफ़ी हो गई है। लिहाफ को चेहरे पर सरका लिया। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जिंदगी का एक अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है। तुम्हारे चेहरे की लकीरों को बिन देखे पढ़ सकता हूँ। तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। एक नज़र शाहीन बेगम पर डाली। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मसनूई अंदाज में कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। जितना तुम्हें आतिश की बातों से तकलीफ़ पहुंची उतनी ही मुझे भी पहुंची। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, तुमने कभी उसकी कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया। हमेशा उसकी बातों को तुम इग्नोर करती रही और आज तुमने पहली बार उसकी बातों को दिल में जगा दी। पहली बार उसको समझने की कोशिश की है। उसके शानों को नरमी से छूते हुए कहा। शाहीन बेगम उठकर बैठ गई। क्या वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा? क्या मैं उसके लिए इतनी गैर अहम हो गई कि उसके लिए अपनी माँ के लिए भी वक्त नहीं? दर्द जो दिल में छुपा हुआ था आंसुओं की शक्ल में वाज़ेह हो गया। उसके नज़दीक सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि किसी रिश्ते के लिए कोई वक्त नहीं। तुम खुद सोचो, जो इंसान अपनी माँ को भूल सकता है वो बाकी रिश्ते क्या निभाएगा? जो इंसान अपनी माँ के साथ उसने सलूक करने से आजिज़ हो वो भला रिश्तों की डोरी को कैसे जोड़ेगा? जैसे तुम आज उसके लिए तड़प रही हो, सोचो शाइस्ता का क्या हाल होता होगा। उसकी ज़िंदगी कैसे पल पल आग में झुलसती होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जमालुद्दीन की बातें सुनकर आंसू बहाते हुए कहा। उनकी सिसकियां खामोश कमरे में गूंजने लगी। अरे रो क्यों रही हो? और मेरे लिए यही काफ़ी है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। प्यार से उनका सर अपने शानों पर रखते हुए थपथपाया। वो तेज़ रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। वो जल्द अज जल्द उस मुकाम तक पहुंचना चाहता था जहां उसे आने का कहा गया था। कार जिगजैग तरीके से सीधी सड़क पर बल खा रही थी। बार हॉर्न्स की आवाज़ें उसकी बर्क रफ्तार कार के आगे बेमानी थी। आज सुबह जब वो रात की महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ होकर घर लौटा तो दरवाजे पर एक नौजवान उसका इंतज़ार कर रहा था। शायद वो जानता था कि वो आने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने एक कागज़ उसके हाथों में थमाया और फिर चल दिया। आतिश ने आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की मगर उसने एक ना सुनी। अजीब लड़का है, शाने उचकाते हुए कागज़ पर लिखे गए पैगाम को पढ़ा। आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा। घर में दाखिल होते ही कार स्टार्ट की और फिर कागज़ पर लिखे पते की तरफ चल दिया। ये ज़ैब का घर था, वही जगह जहां उसने अपना घिनौना काम सरअंजाम दिया था। लम्हा भर के लिए उसके कदम रुके। ऊपर से नीचे घर का जायज़ा लिया। वही शान और शौकत, वही जलाल मगर खामोश। उस अंधेरी रात में सिर्फ ये
ये पत्थर ही इसके गवाह थे, उसके जुर्म के गवाह, ज़ैब की मौत के गवाह, मगर मुंह में ज़बान न रखने की वजह से खामोशी का लिबादा ओढ़े हुए थे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। उसके घिनौने फ़ैल को दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मजबूत कदमों से वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा पहले से खुला था, जो इस बात का सबूत था कि वहाँ कोई मौजूद है। उसके आने से पहले कोई इस घर में दाखिल हो चुका था। 2 कदम उठाने के बाद वो घर के अंदर था। हर शय पर सुकूत तारी था। एक अजीब सी खामोशी उसके कानों में गूंजने लगी। कोई है? उसकी आवाज़ पलट आई, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो सोफे की तरफ जा रहा था। उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हर शय अजीब थी। खून के निशानात मिट चुके थे, मगर वो देख सकता था, इसकी गरमाइश महसूस कर सकता था। इतना घमंड अच्छा नहीं। उसे घमंड नहीं, वकार कहते हैं और बदला कहते हैं। 2 मबहम साए उसके सामने महू गुफ्तगू थे। पहला फर्श पर लहूलुहान था, जबकि दूसरा सोफे पर बैठा अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था। एक दिन आएगा, तुम पछताओगे मुझे मार कर, तुम इतनी। वो दम तोड़ चुका था, मगर उसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजने लगी। वो आगे बढ़ा, सोफे को छुआ। एक आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। अपने चेहरे की तरफ देख ज़रा, खून में लाल कर दिया है मैंने। तूने मेरी ज़िंदगी के राज को अफ़शा करने की कोशिश की थी ना, अब इस राज को अफ़शा करके दिखा। ये अल्फाज जैसे उसके जिस्म की रूह को हथौड़े मार रहे थे। अपनी मौत की पहेली को सुलझा कर दिखा ज़रा। मैं भी देखता हूँ कैसे इस बंद कमरे में हुए कत्ल को कौन दुनिया के सामने लाता है, कौन इस जुर्म का गवाह बनता है, कौन तुझे इंसाफ दिलाता है। अफसोस, कोई नहीं है। कोई आतिश का मुकाबला कर ही नहीं सकता। कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। उस रात की एक एक बात उसे सुनाई देने लगी। उसकी नज़र आसपास की चीज़ों को टटोलने लगी, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हिम्मत है तो सामने आके बात कर। पागलों की तरह पुकारने लगा। उसका जिस्म खौफ के साए में डूब चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसके अंधेरे कमरे में किए गए जुर्म का गवाह है। कौन इस रात की एक एक बात इसको याद करा रहा है। पीठ के पीछे से वार क्यों करता है? हिम्मत है तो मर्दों की तरह सामने आ। एक बार फिर उसने अनजान आदमी को पुकारा। एक साया नमूदार हुआ। वो शख्स सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। लो, आ गया मैं। एक भारी भरकम आवाज़ ने हवा को चीरते हुए उसके कानों का रास्ता लिया। कौन हो तुम? मबहम साये को पहचानने की नाकाम कोशिश की, मगर रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। वो चाहकर भी उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? कदमों की आवाज़ मुसलसल बढ़ रही थी। मबहम चेहरा अब रोशनी की तरफ आ रहा था। उसके कदम रोशन हो चुके थे। सर्विस ब्रांड के शूज़ अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को मुनक्किस कर रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? घूर कर उसकी तरफ देखा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तमसखराना कहा। वो एक कदम मजीद नीचे आ गया। रोशनी उसके घुटनों पर थी। सियाह जीन्स वाज़ेह हो गई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। एक बार फिर वही जुमला दोहराया गया। वो एक कदम मजीद उतर चुका था। रोशनी उसके सीने तक पहुंच चुकी थी। सफ़ेद शर्ट और आस्तीनें चढ़ी हुई थी। उसके हाथ में टेप रिकॉर्डर था। आतिश 2 कदम आगे बढ़ा। तुम्हें आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाता हूँ। वो आखिरी स्टेप पर था। रोशनी उसके शानों पर थी। चेहरा अब भी मबहम था, मगर मुस्कुराहट धुंधली तौर पर देखी जा सकती थी। आखिरी कदम वो उठा चुका था। अब रोशनी उसके पूरे वजूद को घेर चुकी थी। उसका चेहरा वाज़ेह था। आतिश की आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक दोस्त उसका रकीब बन रहा है। पहले ज़ैब और अब अयान। वो अयान था, मगर वो ये सब कैसे जानता था? तुम? उसका अंदाज इस्तिफ़ामिया था। हाँ, मैं। क्यों? मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? किसी और को देखना चाहते थे यहाँ? तमस्सखराना कहा। मगर तुम? एक बार फिर वही अंदाज। एक तो तुम सवाल बहुत करते हो, कुछ धीरज रखो, सब बताता हूँ। उसके शानों को थपथपाते हुए कहा। क्या जानते हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अनजान बनते हुए कहा। कितने मासूम बन रहे हो तुम, लेकिन अफसोस तुम ऐसे हो नहीं। अगर ऐसे होते तो क्या ही बात थी, लेकिन तुम तो उस हाथी की तरह हो जिसके दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। उसके गिर चक्कर लगाते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम? जबड़े भींचते हुए कहा। सीडी, मर्डर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तंजिया कहा। कौन सी सीडी और मर्डर?
क्या बकवास कर रहे हो? उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। ये क्या तुम हकलाने लगे? हकलाते वो लोग हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है। वो पीछे की तरफ हटने लगा। कि क्या तुमने भी किया है? अचानक पलटकर बरमला हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो बौखला गया। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। सुना तुमने? वो घुर्राया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो पलटा। यू आर माई प्रॉब्लम, उंगली उठाते हुए कहा। उसकी आंखें दहक रही थी, मुट्ठियां बंद कर चुका था, लावा अंदर ही अंदर ठाठे मारने लगा। वैसे तुम भी कितने लकी हो, एक तरफ घरवाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली, कभी बीवी के साथ तो कभी बाहर नाजों के साथ अपनी प्यास बुझाते हो। उसका अंदाज तमस्खराना था। शट अप, बेहुदा बातें करना बंद करो, दहकती आंखों से देखा। बेहूदगी मैंने नहीं, बेहूदगी तो तूने फैला रखी है। बीवी के होते हुए भी बाजारों में मुंह मारते फिरता है। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। वो माजी की गलतियों को उस पर आश्कार कर रहा था। वो उसकी बातों को बर्दाश्त कर रहा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सबूत मांगते हो? सीडी भूल गए क्या जो जैब ने बनाई थी? उसका अंदाज शातिराना था, मगर वो तो घबरा कर कहा। वो मरने से पहले, वो तुम्हारे कत्ल करने से पहले मुझे दे चुका था। कहा कमरे की खामोशी को चीरता हुआ उस तक पहुंचा। अच्छा, तो तुम सब जान चुके हो? फिर तो ये भी जान चुके होंगे कैसे मैंने उसे कत्ल किया, कैसे मेरे सामने जैब अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। अयान की बातों ने उसको सच उगलने पर मजबूर कर दिया। वो अब उसके गिर्द घूमते हुए अपने काले कारनामों का जिक्र खुद ही कर रहा था। सब जानता हूँ मैं। तुम्हारे एक एक करतूत मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तरकी बतरकी जवाब दे रहा था। बहुत खूब, अच्छी बात है, तुमने मुझे खुद सच्चाई बता दी। अब तुम्हारा हाल भी जैब की तरह ही होगा। अपनी तेवरी चढ़ाते हुए आगे बढ़ा। आहा, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना और सोचना भी मत। मैं जैब की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिस घर में तुम खड़े हो, मैंने पहले से ही इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए हैं। तुम्हारी एक एक हरकत, एक एक बोल तुम्हारे तमाम कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। वो शतरंज की तरह हर दाव सोच समझ कर चल रहा था। आतिश को अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। वो कदम दो कदम पीछे हट गया। चेहरा आग बगोला था, मगर वो अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हर बाजी अपने नाम करे। वो बुरी तरह हार चुका था। क्या चाहते हो तुम? तवील खामोशी के बाद उसके लब हिले। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं काम की बात पर आना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसे तुम आसानी से पूरा कर सकते हो, बल्कि तुम हामी भी भर सकते हो। हामी भर चुके हो? क्या मतलब? उसका अंदाज इस्तफामिया था। वो रात भूल गए क्या जिस रात तुमने शर्त लगाई थी? अरे, सारे शौहर होते ही ऐसे हैं। शादी से पहले दोस्तों के साथ मज़े उड़ाते हैं और शादी के बाद तो तू कौन और मैं कौन। माजी की बातों ने दस्तक देना शुरू कर दी। याद करने की कोशिश कर यार, तूने हमसे एक शर्त लगाई थी। उसके शानों को थपथपाते हुए कहा। मैं शादी करूंगा और देख लेना, मुझे कोई बदल नहीं सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। उसे सब याद आ चुका था। उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। वो जानता था कि अयान क्या कहने वाला है। आखिर वो भी उन्हीं में से एक था। तो फिर ये कह, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। हवाओं ने अपने पर फैलाकर इन अल्फाज को आतिश तक पहुंचने में मदद की। आतिश जमालुद्दीन को अपने कहे गए अल्फाज पर अमल करना होगा। आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी थी। शट अप, जस्ट शट अप। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वो मेरी बीवी है। तुमने सोच भी कैसे लिया? बीवी? अयान ने मदाखलत करते हुए एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। आतिश खामोश हो गया। यार, क्यों मजाक करता है? ये बीवी वगैरह के अल्फाज तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये बातें शरीफजादों के मुंह से अच्छी लगती है। तुम जैसे हराम मुंह संभाल के। गाली दी तो जबान निकालकर हाथ में पकड़ा दूंगा, उकाबी नज़रों से शिकार करते हुए कहा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परसों का सूरज तुम सलाखों के पीछे गुजारोगे, चालबाज नज़रों से देखते हुए कहा। मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, उसने चैलेंज किया। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ कल रात तक का वक्त है। बीवी या फिर जेल की सलाखें, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बचाओ बचाओ,
एक आवाज़ मुसलसल उसके कानों में आ रही थी। आवाज़ शनासा थी, मगर कौन मदद के लिए पुकार रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कमरे में थी, बाहर मौसलाधार बारिश हो रही थी। रानो रानो, वो मुसलसल अपनी बेटी को पुकार रही थी, मगर न जाने वो कहाँ चली गई थी। गरज चमक की वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। खुदा के लिए मुझे बचाओ, वही आवाज़ दोबारा उसके दिल को बोझल करने लगी। वो आवाज़ वाज़ह होती जा रही थी। वो उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश में थी। अम्मा, ये उसकी बेटी की आवाज़ थी, शाइस्ता की आवाज़ थी। वो चिल्ला रही थी। मूसलाधार बारिश और गरज चमक में भी उसकी दर्द भरी आवाज़ वो आसानी से सुन सकती थी। वो भागती हुई बरामदे में आ मौजूद हुई। हर तरफ पानी ही पानी था। ज़ोर और शोर से अबरकरम बरस रहा था। हर जलती शय खुद ब खुद बुझ रही थी, मगर उसका वजूद दहक रहा था। वो आग में झुलस रही थी। इस बारिश में भी उसके वजूद को आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर गिरती बूंद इस आग के शोलों पर तेल का काम कर रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर कोई सुन नहीं सकता था। शाइस्ता चिल्लाते हुए उसकी आंख खुल गई। उसका वजूद पसीने में शराबूर था। इस आग की तपिश वो महसूस कर सकती थी। क्या हुआ अम्मा? पास लेटी रानो ने सवाल किया, मगर वो क्या जवाब देती। उसकी आंखों के सामने अब भी आब और आतिश के शोले थे। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान करवटें बदल बदल कर हलकान हो गया था। नींद तो जैसे उससे खफा ही हो गई। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। रात के 1 बज चुके थे। वो मोबाइल को घूरते हुए उठ बैठा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सुकून चाहता था, मगर वो तो कहीं गायब ही हो गया था। उसने बैग से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, मगर शाइस्ता का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने आ गया। नहीं, झमाके के साथ उसने आंखें खोली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो सफ़ेद कुर्ते और पैजामा पहने हुए थे। चांद की नीली नीली रोशनी उसकी आंखों को ठंडक का एहसास देने की बजाय यादों को उसकी तरफ धकेल रही थी। वो शाइस्ता को याद करना नहीं चाहता था, मगर न जाने क्यों उसकी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि कोई उसको छू रहा है। वो पलटा तो उसे शाइस्ता का चेहरा नजर आया। वो भी सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, चेहरे पर हल्की सी कसक लहराती जुल्फें। वो उसको वहाँ देखकर चौंक गया, मगर नज़रें अब भी उसके चेहरे पर मरकूज थी। वो उसे देखना नहीं चाहता था, मगर मजबूर था। मगर क्यों? कैसी मजबूरी? वो खुद नहीं जानता था। हवाएं फिजा को महका रही थी। वो उसके हुस्न पर मुकम्मल तौर पर खो चुका था। उसकी झील आंखें जो हर पल पुरनम रहती थी, आज इसमें डूबने का मौका मिला था। वो उसको छूना चाहता था। अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ किया, मगर इससे पहले कि वो उसके वजूद को महसूस कर पाता, वो वजूद गायब हो चुका था। वो इधर उधर उसके वजूद को तराशने लगा। भागकर दरवाजे का लॉक खोला, बाहर झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो अक्स था, शाइस्ता का अक्स, जो उसके दिल की दुनिया से निकलकर उसके सामने था। उसकी आंखें पल भर के लिए नम हो गई। दरवाज़ा बंद किया और वापस बेड पर जा बैठा। ऐ खुदाया, मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने वजूद को झंझोड़ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे हर जगह उसका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? उसने ठंडी आह भरी। नहीं, अब नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा, यही ठीक रहेगा। वो फैसला कर चुका था, मगर दिल में एक कसक बाकी थी, जो उसे अपने फैसले पर नजरसानी के लिए उभार रही थी। वो महाराजाओं की तरह सिगरेट के कश लगाकर अपनी दुनिया में महू था। उसे कुछ खबर न थी कि रात का क्या वक्त हो चुका है। उसके दिल दिमाग पर अयान के अल्फाज दस्तक दे रहे थे। तुम्हारे पास सिर्फ कल रात तक का वक्त है, बीवी या फिर जेल की सलाखें, फैसला तुम्हारे हाथ में है। सिगरेट का धुआं उसके गिर्द अपना हिसार कायम कर चुका था। उसकी नज़रें सामने सोफे पर लेटी शाइस्ता के चेहरे की तरफ गई। वो सोफे से उठा, उसके पास गया, उसका चेहरा अपनी नज़रों से टटोलने लगा। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? शादी की पहली रात शाइस्ता के कहे गए अल्फाज आज उसके कानों तक पहुँचे। आतिश, छोड़िए मुझे प्लीज़। उसकी आहें आज उसके कानों में गूंजने लगी। तो तुम तो जानती हो कि मैं किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखता। सिगरेट का एक कश और लिया। इधर बैठो शाइस्ता, मेरे साथ। धुएं के बादलों को फिजा के सुपुर्द कर दिया। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धुएं की कसरत से शाइस्ता ने खांसते हुए करवट बदली। वो अब भी सोई हुई थी, मगर वो पीछे हट गया। अब दोबारा सोफे पर बैठकर उसके चेहरे को तकने लगा। आतिश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसका अश्क बहाता चेहरा उसकी आंखों के सामने मिन्नत समाजत कर रहा था। मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया था कि तुम खुद उतर जाओ, मगर तुमने मेरा कहा नहीं माना। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 मबहम चेहरे उसके सामने थे। चलो, तुम एक
तुम पर एक एहसान मजीद कर दिया और अब बाय बाय। वो उसे धकेल चुका था। शाइस्ता। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, मगर वो एक ख्याल था। शाइस्ता सामने लेटी थी, उसकी नज़रों के सामने, लेकिन उसके वजूद में हलचल क्यों मच गई थी वो खुद नहीं जानता था। सिगरेट उसके हाथों की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो इस कमरे में भी आया था और इस बेड पर भी सोया था, मगर उसकी आंखों में यकीन गालिब हो गया। शर्म आपको मुझ पर नहीं, अपने आप पर आनी चाहिए। शादीशुदा होते हुए भी कैसे दूसरी औरतों के साथ रातें गुजारते हैं, कैसे उनके पहलू में अपनी प्यास बुझाते हैं। जब आपका अपना किरदार ठीक नहीं तो मुझ पर उंगली उठाने का कोई जवाज नहीं बनता। जीत की कशिश साफ दिखाई दे रही थी। आतिश, आप ठीक तो है ना? अल्फाज उसके दिलो दिमाग में यक्के बाद दिगरे दस्तक देते जा रहे थे। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, ये तो तुम भी जानते हो। फैसला कर चुका था उसे क्या करना है। उसकी आंखों की कसक उसके लबों से जाहिर हो रही थी। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम से जो उन्होंने ना किया हो अजियत दे, तो उन्होंने बहतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने सर रखा। नानी जान ने शाइस्ता को देखकर मध्यम आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी और इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा, मगर वो इस आयत मुबारका की तशरीह करने की कोशिश में थी और वो अपने आप को टटोल रही थी कि आया वो भी मोमिन औरतों में शुमार होती है। क्या इसमें भी वो खूबियाँ पाई जाती है जो उसको मोमिन औरत बनने में मदद करे, ताकि वो भी अपने हक़ का दफ़ा कर सके, इस बहतान को जो आतिश ने उस पर लगाया था हटा सके। क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। नानी जान तिलावत मुकम्मल कर चुकी थी। उन्होंने कुरान पाक को बोसा दिया और फिर सीने से लगाकर अलमारी में रख दिया। वो कमरे में दाखिल हुई और फिर पलंग पर बैठ गई। आप कुछ दिन और रुक नहीं सकती? उसने बुझे दिल से कहा। आज नहीं तो कल जाना तो होगा, और वैसे भी ये दुनिया का दस्तूर है। जो भी आया उसे जाना है। उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मजीद कहा, और तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, जहाँ रहो खुश रहो। वो उनके गले लग गई। बुझे दिल से अब्दुल रहमान पैकिंग कर रहा था। वो एक एक सूट की 20 बार तह लगा चुका था। उसका जिस्म तो इस कमरे में था, मगर रूह कहीं और। कहाँ, वो खुद नहीं जानता था। क्या हुआ बेटा, अभी तक पैकिंग नहीं की? जाना भी है? नानी जान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जी दादी जान, बस थोड़ी सी रह गई है, बल्कि हो ही गई है। जल्दी से सूटकेस बंद किया। क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो? इस बार जाने को दिल नहीं चाह रहा? बेड पर बैठकर पूछा। पता नहीं दादी जान, कुछ अजीब सा लग रहा है। एक अजीब सा डर है इस दिल में, एक अजीब सी लहर दौड़ रही है इस दिल में। ऐसा लग रहा है जैसे एक तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, एक एक जर्रा अपने साथ ले जाएगा। उनके पास बैठकर दिल मुस्तरिब का हाल बताने लगा। आजकल कुछ ज़्यादा ही फिल्मों का रंग चढ़ गया है, ज़रा कम फिल्में देखा करो। उसकी बातों को हल्का लेते हुए उसका सर प्यार से थपथपाया। दादी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई एक अजीब सा खौफ जन्म ले रहा है। उसका अंदाज संजीदा था। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो ज़िंदगी में तूफ़ान उठते हैं ना, उनकी ख़ास वजह होती है, कोई मकसद होता है। मकसद? उसका अंदाज इस्तफामिया था। हाँ, मकसद। ये इंसान को पारस बना देते हैं। जब इंसान उनका डटकर मुकाबला करता है तो वो अपने अंदर मौजूद उन खूबियों से आगाह हो जाता है जो कुदरत ने उसमें रखी थी, मगर वो उससे नावाकिफ़ था। क्या वाकई इंसान में कुछ न कुछ खूबियाँ होती है? एक बार फिर सवाल। हाँ, कुदरत ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई वक्त से पहले जान लेता है और कोई वक्त के बाद। एक पल के लिए फिर खामोशी हो गई। चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है, नानी जान ने उठते हुए कहा, मगर वो अब भी ख्यालों में महू था। दादी जान, क्या शाइस्ता में भी कुदरत ने खूबियाँ रखी है? उसने पहली बार अनजाने में शाइस्ता का नाम लिया। दादी जान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, ये कहते हुए बाहर चली गई। कुछ देर सोचने के बाद वो भी कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में सूटकेस था। नानी जान सबसे मिल रही थी। जमालुद्दीन और शाहीन बेगम भी वहाँ मौजूद थे। शाहीन बेगम की सेहत भी पहले से खासी बेहतर हो गई थी। आपको हैरत तो बहुत होगी, लेकिन ये बात मैं आज दिल से कह रही हूँ कि आप मुझे बहुत याद आएंगी। शाहीन बेगम की आंखों में नमी आ गई। वैसे यकीन तो नहीं आ रहा, उनके अंदाज में मज़ाह था। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन सच मानिए, आप यहाँ से
आप यहाँ से जाए, ये सोचकर ही दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। वो हर बात की वजाहत कर रही थी। अम्मी जान, आज तो मैं उनके साथ हूँ, आज तो मैं इनके साथ हूँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। जमालुद्दीन ने शाहीन बेगम का साथ दिया। वाह भाई, आज मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया शाहीन। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अम्मी, हंसते हुए शाहीन बेगम उनके गले लग गई। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। पहली बार जाते हुए वो दुआएं दे रही थी। भाभी नज़र नहीं आ रही। अब्दुल रहमान की नज़रें, जो काफ़ी वक्त से शाइस्ता की मुतलाशी थी, लबों ने लबों ने भी उसका साथ दे दिया। मैं यहाँ हूँ, किचन से निकलते हुए उसने जवाब दिया। शाइस्ता का चेहरा देखने के बाद अब्दुल रहमान के बुझे चेहरे पर एक बहार आ गई। उसका चेहरा भी दमकने लगा। नानी जान, आपको मेरे हाथ का साग बहुत पसंद था ना, इसलिए सोचा आपके लिए बना दूँ। टिफ़िन उनके हाथों में देते हुए कहा। जीती रहो, उसके माथे को बोसा दिया। अच्छा, अब चलते हैं, नानी जान ने कहा। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल रहमान की नज़रें शाइस्ता के चेहरे को तक रही थी। 1 मिनट के बाद नानी जान और अब्दुल रहमान जा चुके थे। जमालुद्दीन गेट तक उनके साथ गए थे। दहलीज पर शाहीन बेगम और शाइस्ता खड़ी थी। एक वीरानी छा गई थी। पहली बार इस वीरानी को शाहीन बेगम ने महसूस किया था। शाहीन बेगम ने शाइस्ता की तरफ देखा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि इसके आगे क्या होगा। क्या आतिश उसके दोस्त की बात को मान लेगा? क्या अपनी जान को, अपने आप को सलाखों के पीछे से बचाने के लिए वो अपनी बीवी की बलि चढ़ा देगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।